आपके बहुत सारी चीज़ों में बैड पीव्स हो सकते हैं, यानी आपको कुछ चीज़ों को देख के ना वाकई आप ट्रिगर हो जाएं, आपको गुस्सा आ जाए। मेरा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उर्दू हो सकता है खुद अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत उर्दू बोल रहा हो या उसको गलत तरीके से लिखा हो तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। यकीनन उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारा असासा भी है। और मैं देखती हूँ कि विद टाइम हमने कितना तेज़ी से हम चेंज लेके आए हैं। यानी अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को देखा जाए तो अंग्रेज़ी उर्दू के अलावा उनको कोई ना कोई मादरी ज़बान, कोई भी रीजनल ज़बान भी आती थी। कई लोग अरबिक और पर्शियन में भी फ्लुएंट थे, लेकिन अब ले दे के ये सूरत हाल है कि हम कोई भी ज़बान सही तरीके से नहीं बोलते और उर्दू को तो ख़ास तौर पे नई नस्ल भूलती चली जा रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि झुकाव हमारा फिर भी है। आप ये देखिए कि कई दफ़ा पब्लिक ओपिनियन जब लिया जा रहा होता है तो हम करते ये हैं कि कोई भी शेर अगर हमने सुना है, कोई फ़िक्रा हमें याद है, कोई मुहावरा या कहावत याद है तो उसको कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन लफ्ज़ ज़रा आगे पीछे हो जाते हैं। और जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं हमारी ज़बान के, जिसमें बड़े शौरा शामिल हैं, अदीब शामिल हैं, उनसे शनासाई थोड़ी कम होती चली जा रही है। तो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगा कि लू की बेकरी नान खताई ने इस दफ़ा हमारी इन रवायतों को दोबारा जगाने की कोशिश की है और रवायतों से जुड़ने का खस्ता मज़ा, ये इनकी टैगलाइन है। इसमें आप देख सकते हैं कि उर्दू यकीनन हमारी जो तारीख़ भी है, हमारा असासा भी है, हमारी सकाफ़त भी है, इससे जुड़े हुए जो बड़े मशहूर शेर हैं, जो बड़े खूबसूरत हैं, और अगर आप इनको कोट करते हैं तो आप बड़े कल्चर्ड भी लगेंगे। ये इनके हर पैकेट पे ज़ेल है। And I think that's a brilliant way of actually taking it forward। यानी आप नई नस्ल को इससे शनासा कर सकते हैं और seeing is believing। जब आप बार बार इसको देखेंगे, एक तो नान खताई अपने आप में हमारी रिवायतों से जुड़ी हुई है, लेकिन ये एक ब्रिलियंट तरीके से, एक बड़े खूबसूरत अंदाज से ये हमें हमारी ज़ुबान से, हमारी सकाफ़त से भी जोड़ती है। सो टेक अ लुक, नेक्स्ट टाइम यू पिक अप दैट पैकेट तो उस पर आप देखेंगे कि बड़े प्यारे प्यारे शेर, बड़े अच्छी क्वालिटी के शेर आपको उसके अंदर नज़र आएंगे। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में, और आज आपको बताएंगे कि हमारी बहुत सारी यादें ऐसी होती हैं जो तकलीफ़ दे होती हैं, जो अज़ियतनाक होती हैं, लेकिन साइंस इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती है। क्या आपको पता है कि वक्त, जैसे हम कहते हैं कि हर चीज़ का मरहम है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी इन मेमोरीज़ को थोड़ा सा वो करने लगता है, भुलाने लगता है, आपको ये मदहम होने लगती हैं। लेकिन आप जिस इमोशन में किसी भी चीज़ को याद करेंगे उसका एक अलग रंग चढ़ता चला जाता है उसके ऊपर। और इवेंचुअली होता ये है, लोग कहते हैं कि अगर कोई बहुत पुरानी याद है जिसको आपने कई दफ़ा कहानी के तौर पे, वाक़े के तौर पे किसी को बताया है, तो आज से कोई 5-6 साल के बाद वो वाक़या, वो जो आपकी मेमोरी होगी वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो सकती है। यानी या तो वो ज़्यादा अज़ियतनाक हो जाएगी, मज़हका ख़ेज़ हो जाएगी, आप ख़ुद उस पर मुस्कुराने लगेंगे। उस वक्त बड़ी तकलीफ़ की बात थी, लेकिन फिर बाद में आप उसका मजाक उड़ाने लगेंगे। तो हमने सोचा ये तो स्टडी है, आइए लेट्स गो इनटू द डिटेल ऑफ इट एंड फाइंड आउट कि अगर वाकई कोई पुरानी याद, कोई तकलीफ़ दे याद आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है तो आप उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, हाउ डू यू बिल्ड योर लाइफ ऑन इट। सो आज हमारे पास एक ब्रिलियंट पैनल है जो हमसे एग्जैक्टली यही बात करेगा कि आप किस तरह से अपनी जो अज़ियतनाक मेमोरीज़ हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। क्या वाकई इन माजी की यादों को भुलाना आसान है और मुमकिन भी है या नहीं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनमोल ज़हरा। आप फाउंडर हैं हेल्थ मैटर्स की, यूर अ थेरेपिस्ट एज़ वेल, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा हमें डॉक्टर ताहिरा रुबाब ज्वाइन कर रही हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। इसके अलावा अहमद फ़वाद हमारे साथ मौजूद हैं, हुज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर और इसी हवाले से ट्रेनिंग्स और कंटेंट बनाते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद आपके भी यहाँ होने का। अहमद, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये जो अज़ियतनाक मेमोरीज़ होती हैं ये हमारी अच्छी मेमोरीज़ के ऊपर हावी क्यों होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई रिश्ता टूटता है तो उसी शख्स के साथ आपने अच्छा वक्त भी गुजारा होगा, लेकिन जब हम याद करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स की तरफ हमारा जहन ज़्यादा क्यों जाता है? ये नेचुरल सी चीज़ है सिद्रा। अगर आप देखें तो मैं इसको हाईलाइट इस तरह से करता हूँ उमन कि आप लिटरेचर पढ़ें ना, अगर दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ें तो ज़्यादातर आपको वो नज़र आएगा मिजरी की तरफ जाता हुआ। परेशानियाँ वो कलेक्ट करता है और परेशानियाँ ही आपके साथ गुजारने का मौका देता है। हम जितना बड़ा लिटरेचर पढ़ते हैं और उसके साथ अपने आप को जब रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो मिजरीज़ को साथ ले आते हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा जहन के फंक्शन का, जो कि हमारे कंट्रोल में है, उससे ज़रूर इख्तलाफ होता है। कि आपको याद है हमने बचपन में पढ़ा था कि दिलीप कुमार साहब ने जब बहुत सी मूवीज़ की, देवदास और इस तरह की,
तो फिर उनको खुद भी जाना पड़ा अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, इलाज करवाने के लिए, क्योंकि वो उस फेज़ में आ गए थे एक नाकाम आशिक का अपने आप को एहसास दिलाते दिलाते, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली वो रोल्स कर रहे थे और फिर उन लोगों को देखते भी थे। एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग दैट यू ब्रॉट अप। आप बहुत अच्छी, आपने ज़बरदस्त बात की इसके ऊपर। मैंने भी हाल ही में एक रील बनाई थी कि हमारा जो इमोशन है जो उसकी भी एक आदत होती है, यानी दीज आर प्रैक्टिस्ड इमोशंस। कुछ लोगों के लिए रोना, कुड़ना, ब्लेम करना खुश रहने से ज़्यादा आसान है, और वो उसकी हमें इतनी आदत हो जाती है, वो मसल ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इज दिस ट्रू? बिल्कुल ऐसा ही है, वो हैबिट बन जाती है। और फिर ये ऐसा ही है, हैबिट ऐसी खौफनाक चीज़ है सिद्रा कि हम उनसे पूछें जो दांत चबाते हैं ना, उनसे पूछें, उनका खून निकल आता है, डांट पड़ती है मदर से, लोगों में शर्मिंदगी होती है कि वो जान नहीं छुड़ा पाते। बिल्कुल ऐसे ही वो जो नेगेटिव इमोशंस अगर आप अपने ऊपर तारी करते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, आप खुद तो उस मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरेंगे ही, आपके इर्द गिर्द भी लोग उसके साथ जो है वो अफेक्ट होंगे। अच्छा, कई दफ़ा ये भी हाँ बिल्कुल अहमद, आई एम गोइंग टू कम बैक टू दिस, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको खुद वो मेमोरी नहीं होती, और वो मेमोरी लिटरली आपको हैंड ओवर की जाती है, और वो दूसरे लोगों का ओपिनियन होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ताहिरा यहाँ पे बात करूँ कि कई लोगों की अलहदगी होती है और उनके बच्चों की वजह से उनसे फिर भी उनका एक रास्ता, एक वाबस्तगी रहती है हमेशा के लिए, बिकॉज़ बच्चों को वो साथ को पेरेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपके इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं, आपकी उस अलहदगी को, उस तकलीफ़देह अज़दवाजी ज़िंदगी को भूलने नहीं देते। वो बार बार जब भी आपने, मिसाल के तौर पे अगर बच्चों के वालिद से मिलना है, उनसे कोई प्रैक्टिकल बात करनी है, तो उससे पहले घर का कोई ना कोई शख्स रिपीट करेगा कि देखो इस इंसान पे एतबार नहीं करना, इस शख्स ने पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तो कई दफ़ा हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स, जो नेगेटिव मेमोरीज़ होती हैं, वो दूसरों का ओपिनियन होता है। क्या हम उसमें तफरीक कर पाते हैं? बिल्कुल हम तफरीक नहीं कर पाते। इसको जो हम कहते हैं ना सिद्रा, ये वाइकेरियस लर्निंग होती है, विच कम्स फ्रॉम अदर्स, के दूसरों की तरफ से कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, चाहे वो किसी इंसान के बारे में हो, किसी इवेंट के बारे में हो या इंसिडेंट के बारे में हो, तो व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम अदर्स, तो वाइकेरियस लर्निंग, यानी आप एक्चुअली उस सिचुएशन को नहीं जानते कि क्या वाकई ऐसा था कि नहीं था, बट सिंस इट इज कमिंग फ्रॉम समबडी एल्स, यू आर बिलीविंग इट। दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स कंसीव द इंफॉर्मेशन। इस तरह से हमारी, जैसे जिन्नों वगैरह के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है, देन जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है कि आपके वो लोग जो कि आपके इर्द गिर्द रह रहे होते हैं, बेसिकली दे आर इन्फ्लिक्टिंग देयर ओन इनसिक्योरिटीज इन यू। उनकी अपनी जो इनसिक्योरिटीज होती हैं उसको जो है आपके अंदर इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं, एंड देन कहीं ना कहीं उनके अपने दिमाग में उस इंसान के साथ जिसके साथ ताल्लुक ख़त्म हुआ होता है, वो कहीं नेगेटिव एसोसिएशन के ऊपर होता है। और क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि हम ज़्यादा फियर इंड्यूस करते हैं लोगों में, ज़्यादा हम इनसिक्योरिटीज इंड्यूस करते हैं लोगों में। एंड मुझे आज तक ये चीज़ नहीं समझ आती कि हम गंदम का बीज बो के कहते हैं फसल जो है वो चने की होनी चाहिए। लोगों को उम्मीद दिए बगैर हम कहते हैं कि आप डेयरिंग भी हों, आप इसके टेकर भी हों, लेकिन हम देखते ही हैं कि हमारे अंदर फियर सबसे पहले इंड्यूस किया जाता है, एंड इट रिलेट्स टू एवरीथिंग। हमारा प्राइमरी इमोशन है, जो कि मैं तो कहती हूँ हमारा ऑपरेटिंग इमोशन जो है एज ए नेशन, वो फियर है बेसिकली, एंड देन एंगर। तो वो जब चीजें अपनी इंड्यूस ही की हुई होती हैं, तो लोग उसकी फियर और इनसिक्योरिटी के अराउंड अपनी सारी दुनिया बिल्ड करते हैं, इवन द रिलेशनशिप, इवन द मेमोरीज जो हमारे पास होती है। यानी दोबारा ऐसा ना हो जाए, कहीं फिर से मुझे वो जो मैसेजेस हमें इधर उधर से मिल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए मिल रहे होते हैं कि कहीं ये दोबारा बंदा उसकी तरफ। अच्छा, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक कंसर्न, एक प्यार भी छुपा हुआ है। लेकिन अनमोल, आई वांट टू ब्रिंग समथिंग एल्स टू यू। कई दफ़ा लोग कुछ मेमोरीज़ को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। मिसाल के तौर पे जब कोई तकलीफ़, कोई ग्रीफ, कोई अनहोनी वाक़या बहुत फ्रेश है और आपसे डे टू डे कामों पे फोकस नहीं हो रहा, आप हर वक्त उसी नेगेटिव ख्याल में, एंड यू नो वेरी राइटली सो, बिकॉज यू आर ह्यूमन, आप उसी में स्टक हुए हैं। और ऐसा कोई शख्स अगर आपके पास आता है कि जी मैं इस भंवर से निकलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जहन में ये सोचें ना आएँ, तो फिर आप उनको कैसे काउंसिल करती हैं?
सिद्रा, एक चीज़ होती है लिमिटिंग बिलीव्स। सो हमारे बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ द बिलीव्स दैट वी हैव आर वेरी लिमिटिंग इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी, और जो कंट्रीब्यूशन आसपास के लोगों का हो रहा होता है उनकी वजह से जो इस तरह के थॉट्स होते हैं उनसे निकालने के लिए सबसे पहले उन बिलीव्स पे बिलीव कराना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ग्रीफ हैज़ अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम टू गो, और उसको पहले एक्सेप्ट करना। आई विल टेल यू अ लिटिल स्टोरी। आई लॉस्ट अ बेबी like 2 years ago, and that was so limiting to me. Obviously I lost a human being coming out of me. वो इतना मुश्किल था, मेरे दिमाग में पहले से वो इमेज बन गई थी कि बस अब इससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी अब यहीं रुक जाएगी, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती। इसी तरीके से जब हमारे पास इसी तरह लोग आते हैं तो वो पहले उस प्रोसेस को फील कराना, उसको बिलीव कराना कि ग्रीविंग टेक्स टाइम। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि उस पर उसका एतमाद ले आएँ कि वक्त लगेगा, एक तो ये चीज़। और फिर उसके बाद आई वांट टू प्रोब दिस अ लिटिल बिट मोर। तो हमारे यहाँ आम तौर पे किसी के साथ कोई तकलीफ दे वाक़या अगर होता है तो हम उसको एक बड़ी टॉक्सिक और बड़ी गलत एडवाइस, ओवर सिंप्लीफाइड एडवाइस दे रहे होते हैं, कुछ नहीं होता, अल्लाह पे यकीन रखो, आगे बढ़ो। ये गलत नहीं है, लेकिन ये टाइमली एडवाइस नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि पहले इस मायूसी को, इस तकलीफ को पूरी तरह से महसूस करना ज़रूरी है। पहले आप उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ, रादर देन कि अभी आपको चलना नहीं आता और आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, पहले आप जहाँ हैं उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये तकलीफ मैं महसूस कर रहा हूँ या ये मेरे ख्यालात हैं इसमें। बिल्कुल। और ये करने में कैन वी ब्रेक इट डाउन इनटू फर्दर स्टेप्स कि कहाँ हम उसको पुश कर रहे होते हैं। होता है ना कि अगर एक इंसान एक दिन रोया है तो दूसरे दिन थोड़ा सा ताकतवर महसूस कर रहा होता है और कहता है अच्छा आज मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। सबसे पहले एक चीज़, जो आसपास के लोग जो सेंटेंसेस, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे होते हैं ना, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो शख्स उस ग्रीफ से गुजर रहा है, उस स्ट्रेस से गुजर रहा है, उस ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो सिचुएशन वो ही जानता है। आसपास के लोग शायद उसकी भलाई के लिए कंसर्न में, प्यार में, मोहब्बत में कह रहे हैं, बट उससे थोड़ा सा डिस्टेंस होके अपनी सेल्फ केयर पे को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कि आप मेंटली स्टेबल तब होंगे जब आप अपने फिज़िकल पे भी ध्यान देंगे, जब आप अपने ट्रॉमा को एक्सेप्ट कर लेंगे, ताकि आप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में ना जाएं। क्योंकि ट्रॉमा के साथ एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है जो कि अगर आप उसमें चले जाएं तो वो एक ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। सो सेल्फ केयर हम सबसे ज़्यादा जो है उसको पहली प्रेफरेंस देते हैं कि आप अपनी सेल्फ केयर पे। अब सेल्फ केयर के अंदर हम एक्सरसाइज को भी कंसिडर करते हैं, हम अपनी डाइट को भी कंसिडर करते हैं, हम मेडिकली अपनी कुछ मेडिसिन को भी टेकअप कर रहे होते हैं, प्लस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को भी हम टेकअप करते हैं। सो वी आर गोइंग टू गो इनटू मोर डिटेल्स ऑफ दैट। एक कॉलर से बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और वापस आके फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तमाम गेस्ट को सलाम हूँ। और देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर जो आप अपने मुझ पे, जैसे मैं अपने मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो बहुत जल्दी तक यादों को भुला देता हूँ और किसी और चीज़ में लोग को इन्वॉल्व कर लेता हूँ, किसी हॉबी में, किसी चीज़ में। क्योंकि जो चीज़ आप सोचने मुसलसल बैठेंगे ना तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपको उससे निकलना पड़ता है। लेकिन सवाल जो आप अभी अनमोल बात कर रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी। एक्चुअली चक्कर ये होता है कि मुझे जो मेरे फादर ने सिखाया, यही सिखाया कि अगर आपके पास कोई अपनी तकलीफ लेके आता है, कोई उसके ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है या कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो आप उसको चाहें कि पहले आप सुने, उसकी बात कंसीडर करें, उसमें लॉजिक ना लड़ाएं, पहले उसकी बात सुने अच्छी तरह, फिर उसको बाद में एडवाइस करें। उस वक्त आप उसके में ये आर्ग्यूमेंट और उसकी गलतियां ना बताना शुरू करें। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है मेरी नजर में, क्योंकि एक्सीलेंट पॉइंट याया, अमेजिंग थिंग कि कोई भी अगर किसी तकलीफ से, अजियत से, देखें इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, आपको बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपनी तकलीफ किसी के सामने बयान करने के लिए। तो अगर कोई शख्स आप पे इतना एतबार कर रहा है तो पहले उसकी बात तहम्मुल से सुन लें। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी तल्ख यादें होती हैं, जो अज़ियतनाक आपकी यादें हैं और इस तरह के तजुर्बे जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं, जो आपके ऊपर छाप छोड़ देते हैं, एंड यू आर फॉरएवर फीलिंग एज इफ़ यू आर स्टक इन दैट मोमेंटम, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? अच्छा, इसमें दो पहलू पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तायरा जी, ये भी हमने नोटिस किया है कि जब बहुत ज़्यादा कोई अज़ियतनाक चीज़ है और ख़ास तौर पे अगर आपकी उम्र छोटी है, आप हेल्पलेस हैं, देयर इज़ अ वेरी नेचुरल रिएक्शन कि आपका माइंड, आपका ब्रेन
खुद उन मेमोरीज़ को सप्रेस करता है। और फिर आपके इर्द गिर्द कई ट्रिगर्स होते हैं जो हो सकता है आपका जहन और आपकी बॉडी उसको कोलैबोरेट ना कर पा रहे हों। अगर मिसाल के तौर पे बहुत बचपन में आप पे किसी मुज़ी जानवर ने हमला किया था, एक कुत्ते ने आप पे हमला कर दिया था, तो आपको नहीं पता होगा, आपको वो मेमोरी आपके जहन ने नीचे दबा दी, लेकिन जब भी आप किसी ख़तरनाक जानवर को देखते हैं या बिलखुसूस किसी ऐसे कुत्ते को देखते हैं गुर्राता हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं एक अनजाना सा और बहुत ही ग्रिपिंग फियर महसूस होगा और आपको समझ नहीं आएगा कि ये अनजाना खौफ क्यों है। तो ज़रा इसके बारे में बताइए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसको आपका जहन दबा रहा हो, यानी उसकी कोई मेमोरी है ही नहीं, लेकिन वो इतनी तकलीफ़देह है कि वो आपकी ज़िंदगी को डिबिलिटेट कर रही है और आपको एक अनजाना खौफ है, कुछ लोगों को किसी रंग से खौफ आ रहा होता है, किसी ख्याल से खौफ आ रहा होता है, तब उनको क्या करना चाहिए? बेसिकली ऐसा जो है बहुत कम होता है सिद्रा कि आपकी मेमोरीज ना हो। आपकी मेमोरीज जो है ना वो आपकी अनकॉन्शियस में स्टोर होती हैं, नो मैटर, चाहे वो इवन सम फीलिंग्स इस तरह की होती हैं जो आपकी बर्थ से पहले की होती हैं, वो आपके अनकॉन्शियस का हिस्सा होती हैं। एंड देन बहुत छोटी मेमोरी भी वहाँ पे स्टोर हो रही होती है। जब कभी हम डरते हैं तो वो दैट इज नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उसका पीछे कहीं ना कहीं कोई रीजन है, चाहे वो किसी ने कहा है या हमने एक्सपीरियंस किया, दोनों चीजें जो पॉसिबली हो सकती हैं। इस तरह की सिचुएशन जब हमारे पास आती है तो ऑफ कोर्स अगर हम बार बार डर रहे हैं विद द सेम सिमिलर जिससे हमें लग रहा है कि हमें खौफ आता है, जैसे लोगों को छिपली कभी उनके ऊपर गिर गई हो कहीं किसी एक टाइम के ऊपर, तो फिर वो फियर एक डेवलप कर जाता है, जैसे डॉग वाला आपने भी बताया। तो उस सूरत हाल में ये होता है कि एक तो सबसे पहले यू नीड टू एड्रेस दैट, मगर वो एड्रेस आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो आ कहाँ से रहा, तो आप एड्रेस कैसे कर सकते हैं? इसलिए कम्स द प्रोफेशनल हेल्प। यहाँ पे आपको इस प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है जो एक्चुअली आपको लीड कर पाएगा कि आप इस ट्रॉमा में से जो कहीं पास्ट में बहुत पीछे कहीं हुआ एंड यू डोंट हैव एनी क्लियर मेमोरी अबाउट दैट, तो वो आपको उससे थ्रू करवाएगा। और फिर एक जो चीज होती है, जैसे हम हर जो स्टिमुलस हमारी तरफ आता है ना, कोई भी स्टिमुलस हो, उसके साथ हमारा एक रिएक्शन है, यानी हर स्टिमुलस का एक रिस्पॉन्स होता है। अब वो स्टिमुलस जो भी आ रहा है हमारी तरफ, अगर उसका रिस्पॉन्स हमने पहले से एस्टैब्लिश किया हुआ है, वो नेगेटिव है, वो फियर है, तो ऑटोमेटिक हमारा बिहेवियर जो है वो फियर वाला ही जो है वो हमें मैनिफेस्ट होगा। अच्छा ताहिरा जी, ये जो आपने बात की, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, लिमिटेड लोगों के साथ होता है, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे एक बड़ा कॉमन मुहावरा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो एक बुरा एक्सपीरियंस आपके रवैये, आपके लाइफस्टाइल को बदलता तो है। अहमद, अगर हम नॉर्मल डे टू डे सिचुएशंस की बात करें तो मिसाल के तौर पे अगर आप कराची में रहते हैं और आप कभी स्ट्रीट मगिंग का शिकार हुए हैं, यानी आपका कोई मोबाइल छीन के ले गया है या किसी ने गन पॉइंट पे आपसे आपका बैग छीना है, गाड़ी छीनी है, वो मेमोरी हमेशा रहती है। उसके बाद आपका जो रवैया बदलता है, आप 100 दफ़ा इधर उधर देखते हैं, आप बच्चों को अकेला बाहर नहीं जाने देते। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता आपके रिश्ते में आपने कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया है, आपको चीट किया गया है या आपसे बेवफाई हुई है, तो आपके लिए किसी नए शख्स पे भी एतबार करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो थॉट पैटर्न आपका वही है कि यार ये बुरा हो सकता है। ऐसी सिचुएशन से कैसे निकला जाए और इस खौफ पे आपके ख्याल में कैसे काबू पाया जाए? सबसे अहम बात यह है कि जो ज़्यादातर इसमें मसाइल होते हैं ना, वो ये होते हैं, हम कहते हैं कि हम एक किसी तरह से अपने आप को इस तरह से ढक लें उन चीज़ों से जो कि ख़राबियाँ हमारे साथ हो सकती हैं। सही, इक्का दुक्का आप देखें, हमें बुखार हर दूसरे चौथे छठे महीने हो जाता है, हम उसमें से निकल आते हैं। हाँ। तो इवेंट्स जो रिपीट होते चले जा रहे हैं उनको तो हम किसी ना किसी तरह से फेस कर लेते हैं। जी। अच्छा, थोड़ी सी ऑडियो डिस्टर्ब है। अनमोल, ये सवाल आपके पास लेके आऊँगी। ये जो पैटर्न बनता है ना, इसको जब हम मज़ीद इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर तो आप किसी ऐसे वाक़ये के बाद डर गए, मिसाल के तौर पे बैग छिना था, तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम वैसे तो आउटसाइड फैक्टर्स को देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को ब्लेम करते हैं। हमें लगता है कि हमें उस वक्त ज़्यादा चौकन्ना होना चाहिए था, ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए था, ज़्यादा अपने आप को बुद्धू समझ रहे होते हैं कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। यही चीज़ रिश्तों में भी होती है। अगर आपसे किसी ने बेवफाई की तो उसका ओनर्स भी आप अपने ऊपर ले रहे होते हैं कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मैंने उसकी बात पर एतबार कर लिया, मैंने क्यों अंधा एतमाद किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट अ थिंग फ्रॉम हैपनिंग अगैन, इसमें किस ने रियलिस्टिक तरीके से हम अपना रियलिस्टिक ब्लेम ले रहे होते हैं या हम ज़रूरत से ज़्यादा ब्लेम ले रहे होते हैं?
आई थिंक वी नीड टू फॉरगिव आवरसेल्व्स। बहुत ज़रूरी होता है इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कि आप अपने आप को पहले तो माफ़ कर दें, क्योंकि जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे आप उस बेचारगी सिंड्रोम मैं कहूँगी उसमें ही रह जाएंगे। और आप उससे बाहर निकलने के लिए शायद वो बेचारगी सिंड्रोम इतना ज़्यादा आपको लिमिट कर देगा कि आप फिर उसमें रहना एट टाइम्स पसंद करने लगेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि सबसे पहले ख़ुद को माफ़ करें और फिर आगे जिसके साथ ये वाक़या हुआ या जिसने इस वाक़े के अंदर कंट्रीब्यूट किया, इट वाज डेस्टिन्ड टू हैपन, इट वाज थिंग्स हैव people are there who will impact negatively in your life, people are there who will impact positively in your life. So उस सिचुएशन में ज़रूरत है आप उन चीज़ों को देखें जिनके लिए आपको इस वक्त शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है। वो लोग जो कि नेगेटिव थे वो चले गए, उनको भी माफ़ करें, ख़ुद को भी माफ़ करें और आगे बढ़ने के लिए वो चीज़ों पे फोकस करें जो आपकी ज़िंदगी में अच्छी हैं या उस वाक़े से जो बेहतर चीज़ें आपने सीखी। हाँ बेशक आपने बहुत सारी आपकी ज़िंदगी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया, लेकिन कुछ चीज़ों ने आपको बेहतर भी सिखाया कि हाँ अब हर किसी पे अंधा भरोसा नहीं करना, ज़्यादा चौकन्ना भी होना है, किन वाक़यात से जो है मैं इम्पैक्ट हो चुका हूँ तो उनसे बेहतर रहने के लिए। वजह से आपका रवैया और आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल जाए, लाइक खुदा ना खास्ता अगर आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया हो, कोई बहुत डायर सर्कमस्टांसेस फेस किए हों किसी की नेग्लिजेंस की वजह से, यानी हम अब कितनी प्यारे को लेके डॉक्टर के पास गए, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हमें ज़्यादा नुकसान हुआ, कोई गलत ट्रीटमेंट हो गई, खुदा ना खास्ता कोई जान से चला गया, वो जो तलखी होती है ना हम उसको कैरी करते हैं और उसके बाद हर दफ़ा जब हमारा हॉस्पिटल का कोई एक्सपीरियंस होता है तो हमारा वो कैथारसिस हो रहा होता है। और कोई आपसे अगर पूछे कि यार आप इतने गुस्से में क्यों हैं या आपका इतना इंटेंस रिएक्शन क्यों है, तो आप उसको जस्टिफाई करते हैं कह के कि भाई मेरे साथ माजी में ये हो चुका है। हाउ डू वी प्रिवेंट दैट, यानी क्या ये एक तरह से हालात की जीत नहीं है अगर उसने आपको परमानेंटली डैमेज कर दिया या परमानेंटली बदल दिया? इसको करने के लिए हम दो चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। एक करते हैं कि लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट और उसको करने के लिए हम माइंडफुलनेस पे लोगों को जो है प्रमोट करते हैं। अनमोल वी आर गोइंग टू गेट इनटू मोर डिटेल्स अबाउट द माइंडफुलनेस फैक्टर कि आप कैसे कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मिसेस जमील बोल रही हूँ लाहौर से। आएंगे शुगर के बारे में हम बात कर रहे थे हकीम शाह नज़ीर साहब से, तो जाइएगा कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का करती थी चीज़ों को, जैसे इतना फील नहीं करती थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज के साथ मुझे फील हो रहा है कि जैसे अब जो पुरानी बातें जो मैं लेट गो करती थी अब मैं ज़्यादा पास्ट में रहने लगी हूँ और अब ज़्यादा फील करने लगी हूँ। और उसको कोप करने के लिए मतलब मैं चीज़ें अब ज़्यादा जो सेंसिटिव अपने आप को फील करती हूँ, तो मैंने उसका कोपिंग मैकेनिज्म ये समझे कि मैंने डिटैच करना शुरू कर दिया लोगों से अपने आप को, और उसका असर नेगेटिव मुझे ही हुआ क्योंकि मैं अब लोनली भी बहुत फील करती हूँ। Can I and I'm not a psychologist but thank you so much for sharing this with us। और ये आपने बड़ा एक ब्रेव कदम उठाया है। देखिए जो मैं फ्रॉम एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव, और ये मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया, जो आपने कहा कि पहले हम अपने आप में इतनी वुसअत महसूस करते हैं कि किसी की अगर ज़्यादती है या किसी का बैड बिहेवियर है हमारे साथ तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम इतने बड़े इंसान हैं कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ हम गलती करते हैं कि हमने या तो बाउंड्री सेट नहीं की होती, उस चीज़ को कन्फ्रंट या एड्रेस नहीं किया होता, और या तो वो तरीके का रिपीटेडली हो रहा होता है या उस वाक़ये के होने से जहाँ चोट हुई होती है उस चोट पे हमने कभी मरहम नहीं लगाया होता, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जो अब आप फील कर रही हैं कि जिन चीज़ों को आपने लेट गो कर दिया था, दरअसल वो ज़ख़म, वो तकलीफ़ अपनी जगह मौजूद थी और वो अब अपने होने का एहसास दिला रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी जो अब आप कर रही हैं कि आप उसको सप्रेस कर रही हैं, आप कह रही हैं कि अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैंने इसको इग्नोर किया, अब मैं उन लोगों को भी इग्नोर कर देती हूँ। विल दिस हैव अ फर्दर डेट्रीमेंटल इफेक्ट? इस पर हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल। तायरा जी, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को जो हमने इग्नोर कर दिया वो वापस आ रही हैं, तो हम क्या करें? बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि अगर हमारी करंट लाइफ में भी कुछ क्राइसिस चल रहे हैं ना, अगर अभी हम सेटलमेंट में नहीं है या कुछ चीज़ें हमसे बॉदर कर रही हैं, तो फिर हमें हमारे माजी की जो गलतियाँ या जिन चीज़ों का हमें लेट गो किया होता है ना, वो भी उसी तरह से उस सिचुएशन को, जो करंट सिचुएशन है उसको मल्टीप्लाई करके हमारे सामने पेश कर देती हैं, फिर हमें याद आता है कुछ हुआ। एंड देन व्हाट हैपेंस ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ, अगर कोई इंसान चैलेंजेस में से गुजर रहा होता है, प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, तो एक परमानेंट चेंज लोगों के बिहेवियर में आता है। जैसे थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि कड़वाहट आ सकती है, दैट इज कॉल्ड बेटरमेंट।
यानी वो आपके रवैये में आपको पता नहीं चलता कि आप इतने बिटर हो गए हैं, मगर वो क्योंकि लाइफ ने आपको इतने झटके दिए हुए हैं कि वो अब आपके रवैये का हिस्सा बन गया है। पीपल कैन आइडेंटिफाई इट बट यू कैन नॉट। और दूसरी जो होती है उसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि जब तक हम, यानी मसलन जैसे हमारी कॉलेज में उन्होंने बताया कि वो चीजें उनको मैटर नहीं करती थी, शी जस्ट लेट इट गो। अच्छा, ये बड़ा अजीब सी बात लगेगी, थोड़ा सा ये सेक्सिस्ट रिमार्क भी होता है, और तभी मैं कहती हूँ कि वो जो बिटरनेस, मैं इसको भी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है तायरा, कि ये वाकई हमें पता नहीं चल रहा होता और दुनिया को पता चलता है, बिकॉज समटाइम्स वी पुश इट बैक बाय सेइंग कि यार आई एम बीइंग लेबल्ड, मुझे स्टीरियोटाइप किया जा रहा है। आप अक्सर लोगों को देखें कि अगर उनका फेल्ड रिश्ता होता है या तलाक होती है और उनकी एक ग्रीवियंस है, उनका एक ओपिनियन है अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो लोग कहते हैं हाँ जी ये तो यही कहेंगे, इनको तो मर्दों से मसला है, ये तो फेमिनिस्ट टाइप है, ये मतलब आम जबान में ये अल्फाज सुन रहे होते हैं। अनमोल, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? वल्नरेबल होने को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, वल्नरेबिलिटी दी नहीं जाती, तो जब अगर आप हो रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। इट्स इम्पॉर्टेंट, जो लेट गो वाली बात थी, लेट गो कर देने से वो चीज़ें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में वापस ज़रूर आती हैं। एंड द लेबल यू सेड, फेमिनिस्ट टाइप या ये चीज़ें, ये और ख़ासकर ख़वातीन के साथ तो ये बहुत ज़्यादा लेबल कर दिया जाता है विद द फेल्ड रिलेशनशिप्स, विद इसको गुस्सा इसलिए आता है इसकी शादी नहीं हुई है, इस तरह की बातें हम सुनते हैं। सो वो वल्नरेबिलिटी नहीं दी जाती, एंड विच कम्स अराउंड लेटर इन लाइफ, मे बी इन अनदर रिलेशनशिप्स, मे बी एज अ मदर, मे बी एज अ डॉटर, लेकिन कहीं ना कहीं वो कम बैक ज़रूर करती है, और फिर वो आपकी बॉडी को, एज अ डॉक्टर अगर मैं कहूँ तो वो आपकी बॉडी को ना सिर्फ इमोशनली, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। आई वांटेड टू कम टू दैट, ये जो साइकोसोमैटिक सिम्टम्स आप देखते हैं, यानी कई दफ़ा आप देखेंगे लोग जैसे जैसे उनके मिजाज में कड़वाहट आ रही है, कोई कहेगा जी मेरी गर्दन में दर्द रहने लगा है, मेरे जोड़ों में दर्द है, ये भी क्या इसका ताल्लुक किसी अजियतनाक मेमोरी से होता है? बिल्कुल होता है। हमारे दिमाग में अमेगडाला नाम का एक एरिया है जो इन तमाम इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट तो ज़रूर हो रहा है, और हमारे पे फिज़िकल जो है बॉडी पे भी उनके असरात आते हैं। आप देखें हर बीमारी, चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या हार्ट डिजीज़, अगर हम बेसिक बीमारियों की बात कर लें, स्ट्रेस हैज़ अ वेरी मेजर कंट्रीब्यूशन टू इट। अच्छा, यही चीज़ अगर तायरा जी, अक्सर आपने देखा होगा कि पीपल अगर वो किसी अजियतनाक तकलीफ से या याद से गुजरते हैं, उसके बाद सडनली वो बहुत तेज़ी से एज कर जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके बाल अचानक से सफ़ेद हो जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, कोई डिजीज़ डेवलप हो जाती है। आप इन पेनफुल मेमोरीज़ और हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है उसके बीच में क्या कनेक्शन देखती हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपकी, बट यू फील द वे यू थिंक, आप जैसा सोचते हैं आपकी फीलिंग वैसे हो जाती है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, स्ट्रेसफुल मेमोरीज हैं आपकी, पेनफुल मेमोरीज, तो आपकी पूरी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है। आपको याद होगा अक्सर हमारे ऐसे शेयर होते हैं जिसमें हम ये तज़किरा करते हैं कि मेरा दिल टूट फूट रहा है, तकलीफ में जा रहा है, तो जब हम कभी सैड होते हैं हमारी पूरी बॉडी जो है वो इसके उस इफेक्ट में होती है, हम स्लो मूव कर रहे होते हैं, हमारी टोन लो हो जाती है, तो हमारा ब्रेन जिसमें हमारी थिंकिंग चल रही है, वो थिंकिंग आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, आपकी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करती है। बट जैसे भी हम बात कर रहे थे कि लेट गो वाली चीजों को हमेशा अगर आप लेट गो करते रहेंगे ना, देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल बी लेट गो, तो आपकी वो जो एक मेंटल हेल्थ है वो कभी भी आपके हाथ में नहीं रहेगी। आपको जो भी आपकी पेनफुल मेमोरीज हैं, आपको उनको किसी एक ऐसे नोट के ऊपर खत्म करना है जहां से आप एक पॉजिटिव टिक ले सकें। जैसे अभी रिसेंटली मुझे याद है कोई एक मेरे क्लाइंट थे, तो ही जस्ट रिपोर्टेड कि मोहब्बत में फेलियर था, एंड ही जस्ट स्टार्टेड सेइंग कि अब मैं किसी पे एतबार नहीं कर सकता, अब मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। देखिए, मोहब्बत नहीं हो सकती। दिस इज द कंटेंट जो कि हम किसी भी बुरे वाक्य के बाद अपनी जुबान पे लेके आते हैं बार बार और अपने दिमाग को चार्ज करते हैं नेगेटिवली। लेट्स से एक बुरी हैपनिंग हो गई, एक बुरा इंसिडेंट हो गया, रिलेशनशिप खराब हो गया, जॉब फेलियर हो गया, कुछ भी हो गया, थिंक ऑफ इट कि वो चीज, वो मोहब्बत बुरी नहीं थी, वो जो आप इंटेंशन लेके अपनी जॉब के ऊपर गए थे वो बुरा नहीं था। देयर वाज समथिंग जो कि शायद आपके अपने बिहेवियर में था या दूसरे इंसान के बिहेवियर में था, जिसको आप पिक नहीं कर पाए, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत इररियलिस्टिक थी। आपके उन चीजों की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो फेलियर की तरफ देखें। बट अगर ना भी पिक कर पाए और आप किसी गलत चीज के ऊपर एंड कर जाते हैं, फेलियर हो जाता है आपका किसी भी चीज में, यू नीड टू थिंक ऑफ इट कि ये एक लाइफ इज अ प्रोसेस, ये अल्टीमेट नहीं है। एक दिन मुझे एक फ्रेंड कहता, मैडम जिंदगी में कभी
स्टेबिलिटी भी आती है मैडम जिंदगी में। कभी बंदा वो जो हम कहते हैं सुकून होना चाहिए। एक वेरी क्विकली तायरा सारी बातें, बिकॉज लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो होंगे, अनमोल आपकी तरफ लेके आऊँगी। हमने कहा कि बॉडी आपकी मेमोरी रखती है आपके ट्रॉमा की, कई दफ़ा आपका जहन उसको एक अलग अंदाज से बैटल कर रहा होता है, बॉडी अलग तरीके से, और इसकी लिंक, इसको सिंक करना बड़ा ज़रूरी है, एड्रेस करना, प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो एक कॉलर ने बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बात की थी अनमोल, दैट कुड बी द क्लोजिंग थॉट, कि जब आप इन चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, और आपने भी कहा कि आउटसाइड नॉइजेस से अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस करें और ख़ुद अपने प्रोसेस में जाएं, समटाइम्स पीपल फील वेरी लोनली एज वेल। तो ये जो अजियत है, कोई भी तकलीफ दे मेमोरी है, उससे इन आइसोलेशन डील करें, सपोर्ट सिस्टम कैसे डेवलप करें, इसको नेविगेट करने का कोई तरीका बताएं। आई थिंक हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता, बट जिसकी ज़रूरत है, विच इज़ प्रोफेशनल हेल्प, वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट डील, हमें हमारे दिमागों में होता है कि अच्छा मेरा फ़लाना दोस्त है, या वालदा से बात करके या शोहर से बात करके सब ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट दैट वे। इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी लुक फॉरवर्ड टू प्रोफेशनल हेल्प। इट्स नॉट दैट कॉमन राइट नाउ, बट वंस वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, ये चीज़ें कॉमन होना शुरू हो जाएंगी माशाल्लाह से। नाउ पीपल आर फोकस्ड ऑन इट, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प शख्स वो जानता है कि चीज़ों को नेविगेट किस तरह से करना है, इमोशनल रिस्पॉन्स को कैसे नेविगेट करना है। कई दफ़ा ना मुझे लगता है कि थेरेपी या काउंसलिंग को लोग समझते हैं कि यार इसने सिर्फ अच्छा मशवरा दे दिया और मेरी बात सुन ली। देयर इज अ होल साइंस टू इट। वो आपके प्रोसेस, आपकी तकलीफ को एक डॉक्टर की तरह समझ रहे होते हैं, और फिर आपकी सोचों को, जिस तरह आपकी ग़िज़ा को हम कहते हैं ना कि हमें ऑल्टर करना पड़ेगा अगर आपकी तबीयत ख़राब है या कोई हेल्थ कंडीशन है, उसी तरह आपकी सोच को, और जो पॉइंट ए से पॉइंट जी पर एकदम जंप करके नहीं आ सकती, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता रास्ता दिखाना पड़ता है। सो दैट इज़ व्हाट काउंसलर्स डू। लेकिन जिस तरह कहते हैं ना, और बिल्कुल सही उन्होंने बात की, कॉमन नहीं है, लेकिन व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर अपीयर्स। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प विल कम। लेकिन तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। ताहिरा हमारे साथ थी, अहमद हमारे साथ है, अनमोल, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी दिस इज़ इट फॉर दिस वीक, और इंशाल्लाह ताला आपसे आने वाले हफ्ते में फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, और इंशाल्लाह सी यू ऑल ऑन मंडे। हैव अ गुड वीकेंड। खुदा हाफिज़।